हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मालूम है कि स्टडी एट अ कंट्री होल कंट्री की जो स्टडी है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ओनली क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम उनके आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम, द सेंट्रल बैंक and the government of a country do not have any authority to interfere in the exchange rate determination। कि किस एक्सचेंज रेट सिस्टम में ना तो सेंट्रल बैंक ना ही हमारी गवर्नमेंट है जो इंटरफेयर करती है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में। तो इसका आंसर है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होल गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर लेवल। तो इसमें तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? ऑल्सो नोन एज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विच इज determined बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जो डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेस है उसके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देन हमारा जो मैनेज फ्लोटिंग है उसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबल प्लस फिक्स्ड, तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो आंसर है हमारा बी, दैट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा, फिक्स एक्सचेंज रेट में हम डी वैल्यू करते हैं और रीवैल्यू करते हैं करेंसी को। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एप्रिसिएशन होती है करेंसी की और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा क्या है? ये भी एक टाइप है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, जो कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है इसको। देन हमारा नेक्स्ट है मनी सप्लाई से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ, कि जितनी मनी पब्लिक के पास है उसको क्या कहते हैं हम? मनी सप्लाई। देन अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो क्या है? टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे भी बन सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि टर्म डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं। देन डिमांड फॉर मनी, मनी सप्लाई क्या है, क्रेडिट क्रिएशन क्या है। तो इस बार मनी सप्लाई से क्वेश्चन बनाए, हो सकता है नेक्स्ट टर्म ऑफ डिपॉजिट से क्वेश्चन बन जाए, तो इसको डिस्कस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। द टर्म डिपॉजिट्स क्या है हमारा? इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर द पीरियड ऑफ 1 or more year, कि इसमें हम फिक्स्ड डिपॉजिट रखाते हैं। वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, उससे ज्यादा ईयर्स के लिए भी हो सकता है। दैट कैन नॉट बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, कि उससे पहले हम उसको विदड्रॉ नहीं करा सकते, निकलवा नहीं सकते उसको। देन मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक मीन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम को हम स्टॉक कंसीडर करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर 1 बजे कितनी मनी सप्लाई है, देन 2 बजे कितनी मनी सप्लाई है, दैट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम करें थ्रू आउट द ईयर मनी सप्लाई, दैट इज अ फ्लो वेरिएबल। देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। स्टॉक ऑफ मनी विद द पब्लिक, ओनली पब्लिक के पास जो मनी है, स्टॉक है मनी का, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो मनी सप्लाई होता है, ओनली पब्लिक। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास जितना भी है उसको कंसीडर नहीं किया जाता मनी सप्लाई में। तो मनी सप्लाई में क्या कंसीडर किया जाता है? ओनली विद द पब्लिक। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी greater than gross GDP or the gross domestic product in two sector economy। क्या GNP हमारा ग्रेटर देन हो सकता है जीडीपी से? सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन टू सेक्टर इकोनॉमी इज जीरो, कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो है। अब ये तो इक्वल है, ये सही है। हमारा नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो ही होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? फॉरेन सेक्टर तो होता ही नहीं, ओनली हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। देन फॉरेन सेक्टर अगर है ही नहीं तो इसका जो NFS नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है जो जीरो है, तो जीएनपी जीडीपी के इक्वल होगा, ना कि ग्रेटर देन। क्योंकि जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
ऐड कर दे तो जीएनपी आता है। अब ये तो जीरो है तो ये दोनों तो इक्वल रह गए ना, तो ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। देन आंसर इज बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देन नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट, कि अगर हम सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट लें, ट्रेड सरप्लस में अराइज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ नेशन, के ट्रेड सरप्लस क्यों होता है इकोनॉमी में। ट्रेड सरप्लस में पहले हमने देखना होगा कि क्या क्या आइटम्स आती हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आते हैं ओनली ट्रेड में। जब एक्सपोर्ट्स हमारे मोर देन हो इंपोर्ट्स में, तब हमारा ट्रेड सरप्लस होता है, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी कहते हैं। देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं इसमें, तो अगर एक्सपोर्ट राइज होंगे तो हमारा सरप्लस होगा और इंपोर्ट्स कम होंगे तो भी हमारा सरप्लस होगा। तो राइज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ जापान इज ट्रू, क्योंकि एक्सपोर्ट राइज हो रहे हैं तो सरप्लस होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, बीओटी में क्या क्या आता है, अगर बैलेंस होगा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट। अगर हमारा डेफिसिट में होगा तो एक्सपोर्ट्स हमारे कम है, इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा है। तो निर्यात और आयात जब डिफरेंस होता है तो उसमें हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंसेस आते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, suppose in a hypothetical economy the central bank increases the CRR, कि हम CRR जो रिजर्व रेशो है हमारी उसको इंक्रीज कर देते हैं 25% तक, कीपिंग द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स कांस्टेंट, कि डिपॉजिट्स हमारे उतने ही हैं। द टोटल मनी क्रिएशन बिटवीन, तो टोटल मनी क्रिएशन कितनी होगी, जितना हमारे पास मल्टीप्लायर होगा उससे ज्यादा हमारी क्या होगी, टोटल मनी सप्लाई होगी। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/CRR। तो अब CRR कितना है हमारा, 1/25%। परसेंटेज का आप वहां पर 100 भी लगा सकते हैं, तो 100/25 4, तो 4 हमारा मल्टीप्लायर आ गया। अब टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी हमारी इकोनॉमी में, इनिशियल कितनी है 1000, देन इंटू 4000 हमारी मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में। देन नेक्स्ट है हमारा, इन इकोनॉमी ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, के ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कहाँ होता है, कैन बी डिटरमाइंड व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ पर, जब हमारी कंजम्पशन एंड टोटल इनकम इक्वल्स होती हैं और सेविंग्स जीरो होती हैं, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। देन नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है, The account of balance of payments reflect the net changes in financial claims, कि financial claims चेंज होने का अकाउंट कौन सा है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। करंट ट्रेड हमारा करंट अकाउंट में आता है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं। करंट अकाउंट में बीओटी सरप्लस बीओटी आता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आता है। विजिबल किस में आता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, विजिबल मीन्स ट्रेड, दैट इज करंट अकाउंट में आता है। तो बीओपी में दो अकाउंट्स होते हैं, पहला है हमारा करंट एंड कैपिटल। कैपिटल हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है, और ये हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इनविजिबल मीन सर्विसेज से डील करता है। इसमें बोरिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों आती हैं। तो फाइनेंशियल क्लेम्स किस में आती हैं, कैपिटल अकाउंट। द नेक्स्ट है हमारा, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इट इज नोन दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.4, then income is 100 crore, autonomous consumption is 100 crore, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है, मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर हमारी APC क्या होती है, S/Y होती है, 0.4 है, हमारी Y 100 करोड़ है, तो इससे हमारी टोटल सेविंग्स 40 करोड़ आ जाएंगी। तो कंजम्पशन कितनी होगी, 100 में से हम 40 निकाल दे तो 60 करोड़ हमारी कंजम्पशन होगी। देन कंजम्पशन हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कंजम्पशन आ गई, इनकम हमारे पास दी हुई, तो हम MPC निकाल सकते हैं। तो MPC हमारे पास आई 0.5, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अब कितना होगा, 1 माइनस 0.5, 1/0.5, देन पॉइंट की हम 0 लगा लेते हैं तो 2, दैट इज 2 हमारा राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है हमारा,
रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के एपीसी जो हमारा होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट दी चेंज इन टोटल इनकम विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंज इन टोटल कंजम्पशन। पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि वो तो हमारा रेशो ही शो करता है टोटल कंजम्पशन की टोटल इनकम से रेशो। चेंज हमारा क्या शो करता है, एमपीसी। और इसमें स्टेटमेंट और क्या गलत है, चेंज इन टोटल इनकम नहीं होता, चेंज इन टोटल कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी रॉन्ग है। ए स्टेटमेंट टू, अगर हमारा यहाँ एमपीसी भी दिया होता तो भी हमारा क्या होनी थी, स्टेटमेंट रॉन्ग ही होनी थी ये। व्हेन द इनकम चेंजेस इन कंजम्पशन कैन नेवर बी एक्सीड द इनकम, ये हमारा ट्रू है कि अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की 1 हो सकती है, तो अगर चेंज इन इनकम हमारा 1 है तो चेंज इन कंजम्पशन हमारा 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से ये नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। देन नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन देना था हमें, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी थी हमें, मींस एनडीपी एफसी निकालनी है हमें। तो पहले हमें कि हमारा जो प्रोडक्ट मेथड होता है वो हमें क्या कैलकुलेट करके देता है, जीवीए एमपी पर कैलकुलेट करके देता है कि एमपी आती है हमारे पास, जी दैट इज जीडीपी एमपी आती है। तो इसमें जीडीपी एमपी का क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड में, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स हमारे पास है, चेंज इन स्टॉक है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 850 हमारे पास आ जाएगा। देन हमें अब एमपी से एफसी तक जाना है, तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस काउंट होंगे, प्लस हमने जी से एन तक जाना है तो डेप्रिशिएशन माइनस करना होगा। क्या हमें डेप्रिशिएशन दी गई है, सीधी टर्म नहीं दिए गए पर इनडायरेक्टली दिया गया है कि आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 100 है, नेट इन्वेस्टमेंट 80 है, तो ग्रॉस माइनस नेट क्या होता है हमारे पास, डेप्रिशिएशन आता है। तो 20 हमारा डेप्रिशिएशन है एंड एफसी और एमपी पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कितने हैं 20। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 810 हमारे पास कुछ आंसर निकल कर आएगा। देन नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन है, devaluation of currency and the depreciation of currency have the same implications but originate from divergent sources। के devaluation and depreciation का ओरिजन डिफरेंट है पर इनके रिजल्ट्स सेम आते हैं कि इस पॉलिसी को फॉलो करने के रिजल्ट सेम है। यस ये ट्रू है। डीवैल्यूएशन हमारा गवर्नमेंट से आता है, डेप्रिशिएशन हमारा मार्केट फोर्सेस से आता है। तो यस द डीवैल्यूएशन पूरी स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। देन डेप्रिशिएशन क्या होता है कि डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, कि जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस के कारण, तो उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं। इम्प्लीकेशंस रीजन क्या है इसका, पहले सोर्स ऑफ रीजन है हमारा मार्केट फोर्सेस। देन इम्प्लीकेशन क्या है, इससे एक्सपोर्ट्स राइज होते हैं, इंपोर्ट्स कम होते हैं। ओके देन डीवैल्यूएशन कैसे हमारा जनरेट हुआ है कि जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली फिक्स और रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि गवर्नमेंट जानबूझकर जब हमारी करेंसी को की वैल्यू को कम करती है तो उसको कहते हैं डी वैल्यू। तो सोर्स ऑफ रीजन गवर्नमेंट है, यस सोर्स ऑफ रीजन डिफरेंट है। इम्प्लीकेशंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, इंपोर्ट्स हमारे कम होंगे, इम्प्लीकेशन सेम है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ऐसे आपने आंसर देना है उसका। देन नेक्स्ट है हमारा आउटलाइन द मीनिंग एंड द रीजंस बिहाइंड नैरोइंग ड्राइंग द करंट अकाउंट। के पहले तो करंट अकाउंट का मीनिंग क्या है, डेफिसिट का मीनिंग क्या है, तो इसको कैसे कम कर सके, रीजन क्या है इसके कम होने के। करंट अकाउंट पहले क्या होता है, करंट अकाउंट में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल सर्विसेज आती हैं एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं, गिफ्ट्स वगैरह आते हैं। तो अगर इनमें से किसी में भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में डेफिसिट होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो इसको रीजन हम कैसे हम नैरो कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करके, इंपोर्ट्स को कम करके, नेट फैक्टर इनकम इंक्रीज करके, कि इनकमिंग ज्यादा हो आउटगोइंग कम हो, हमारी इनकमिंग ज्यादा हो नेट फैक्टर इनकम की, आउटगोइंग कम हो, प्लस ग्रांट्स ज्यादा है हम दें कम, तो ऐसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है।
देन नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन के ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारे पास 25 करोड़ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.1 है, लेवल ऑफ इनकम हमारे पास 2000 करोड़ है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है। इन द इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी, पहले हम देखेंगे S इक्वल टू आई होगा हमारी स्टेटमेंट, तो हमारी इक्विलिब्रियम में होगी इकोनॉमी। तो हमारे पास आय तो दिया हुआ है, अब हमें क्या देखना है, सेविंग्स कितनी है। अगर ये दोनों इक्वल्स आ जाएं तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। कैलकुलेट करेंगे हम S इक्वल टू आई, तो S की इक्वेशन क्या होगी, माइनस कंजम्पशन, के ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें दी हुई है, हाँ ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 25 करोड़ दिया हुआ है, तो उतनी नेगेटिव सेविंग होगी हमारी। MPS हमें दी हुई है 0.1, और इसका हम 10 भी लगा सकते हैं, पॉइंट हट जाएगा। देन 2000 करोड़ हमारी है इनकम, तो इसको हम देखेंगे तो हमारी टोटल सेविंग्स 175 करोड़ आ जाएंगी, बट हमारी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है इकोनॉमी, तो हमने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया कि इक्विलिब्रियम में नहीं है हमारी इकोनॉमी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द एक्स एंटी डिमांड फॉल्स, कि हमारी जो डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हमारी जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो फॉल होगा। क्या ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, ना कि फॉल होगा। तो इसी आंसर को हमने लिखना है, व्हेन द एक्स एंटी aggregate demand falls short of the ex ante supply, the unintended inventories will accumulate, कि वो इंक्रीज होंगी ना कि डिक्रीज होंगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू डिमांड लेस देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सप्लाई, कि हाउस होल्ड की डिमांड कम है, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई ज्यादा है, इसलिए हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, इसकी वजह से हमारा अनसोल्ड स्टॉक है जो इंक्रीज होगा। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स द सेम फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट एज कमर्शियल बैंक, कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए वही काम करती है जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारी पब्लिक के लिए करती हैं। क्या आप कि ऐसे दो सच फंक्शंस देने हैं हमें, कि ऐसे दो फंक्शंस बताएं। अब हमें देखना है कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए क्या करती हैं, लोन्स देती हैं एंड डिपॉजिट्स लेती हैं हमसे, तो वही फंक्शंस आरबीआई करती है। कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो बैंक टू द गवर्नमेंट एंड इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। दो फंक्शंस कौन कौन से हैं उनके, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडवांसेस लोन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये दोनों आपने एक्सप्लेन कर लें फॉर द लेंथी आंसर। द नेक्स्ट है हमारा 15th के, रिजर्व बैंक ने पॉलिसीज लॉन्च की है, इंक्रीज इन रेपो रेट, सेल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्यों लॉन्च किए, क्या सिचुएशन होगी इकोनॉमी में, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो इस अगर हमने सिचुएशन आइडेंटिफाई कर ली कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन हो रही है, तो उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को। रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक है जो हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स देती है कमर्शियल बैंक्स को ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कि जब हमारी कमर्शियल बैंक से वो डिपॉजिट्स रखती है सेंट्रल बैंक के पास, उन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट अगर सेल कर रही है हम सिक्योरिटीज को, तो वो मनी को एब्जॉर्ब कर रही है, मार्केट मनी को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये कब होता है, ये तीनों फंक्शंस क्या है, एब्जॉर्ब ऑफ मनी और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए ये किया जा रहा है। तो अगर क्रेडिट कब कम करना चाहती है सरकार, जब इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में, तो ये किस सिचुएशन की है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को डिपिक्ट कर रही है। पहला ये था हमारे पास। दूसरा, इसको हम इन्फ्लेशन को कैसे कम कर सकते हैं, इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सीधा सीधा आंसर आपके पास क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टॉक वेरिएबल एंड द फ्लो वेरिएबल विद द एग्जांपल। स्टॉक क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई स्टॉक में आती है, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, क्योंकि एक ईयर की देखते हैं हम नेशनल इनकम, तो हमारे पास वो फ्लो वेरिएबल है। ये टाइम डिमेंशनल नहीं होती, ये टाइम डिमेंशनल होती है।
देन एक्सटर्नैलिटीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नैलिटीज कैन बी क्लासिफाइड एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों एक्सटर्नैलिटीज हो सकती हैं, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायरेक्टली कोरिलेट विद जीडीपी, कि वो जीडीपी के साथ चेंज नहीं होती, उसके साथ कोई लिंक नहीं रखती। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस ट्रू है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ मार्केट वैल्यूज होती है जो गुड्स की, वही कैलकुलेट करती है। इसमें जो नॉन मार्केट गुड्स हैं, क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज की कोई मार्केट नहीं है, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ये आउटसाइड द मार्केट है, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है? क्योंकि जीडीपी सिर्फ मार्केट वैल्यूज को कैलकुलेट करती है, जो आउटसाइड द डोमेन ऑफ मार्केट है उसको वह कैलकुलेट नहीं करती। देन नेक्स्ट है हमारा यूनियन बजट जो होगा उसमें प्रपोज किया गया एलोकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये पहले तो आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा फंक्शन है। जब हम एलोकेट करते हैं तो ये मनी एलोकेशन हुई है, तो एलोकेट फंक्शन है ये गवर्नमेंट का, तो आपको एलोकेट फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो इसके साथ गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? अब अगर इंडस्ट्रीज को वो फंड दे रही है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना चाह रही होगी और नेशनल इनकम को इंक्रीज करना चाह रही है, तो ये सिंपल सिंपल आपने आंसर्स देने हैं। देन नेक्स्ट है स्टेट द फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरिंग्स, तो रिसिप्ट में सिर्फ बोरिंग्स नहीं आएंगी, टोटल एक्सपेंडिचर में सब कुछ काउंट होगा पर टोटल रिसिप्ट्स में बोरिंग्स नहीं इंक्लूड होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरिंग्स। देन हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देन नेक्स्ट है हमारा अब बजट, नो थैंक सॉरी, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड। टैक्स रेवेन्यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो टैक्स रेवेन्यू के दो ग्रुप्स कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करना है उसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें क्या है? पहले तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? लाइबिलिटीज नहीं क्रिएट करती गवर्नमेंट के लिए और लॉस ऑफ एसेट्स भी नहीं करती गवर्नमेंट का। देन इसमें क्या है? टैक्स रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पर हो जिस पर वो लागू किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन सा होता है? जिसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट किसी पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो जैसे सेल्स टैक्स, इसमें क्या है? इनकम टैक्स। द नेक्स्ट है बजट कैन बी डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस। के बजट जो डेफिसिट में भी हो सकता है, सरप्लस में भी हो सकता है, बैलेंस में भी हो सकता है। क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो? रीजन दो। यस, गवर्नमेंट का बजट जो सरप्लस डेफिसिट बैलेंस दोनों हो सकता है। बजट क्या है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बजट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की, एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू की ड्यूरिंग अ ईयर। तो इसमें बैलेंस कब हो सकता है बजट? एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू। डेफिसिट कब हो सकता है बजट? एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। सरप्लस कैसे हो सकता है बजट? एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel.